Hello, learner. We are going to start another topics of Unit 1. इन आर प्रीवियस स्लाइड्स हमने सारा वो समझ लिया था कि कंसेप्ट क्या क्या है, कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं टॉप मिडिल लेवल के लिए। अब हम देखते हैं मैनेजेरियल स्किल्स क्या क्या है। एक इट मीन्स कि जो मैनेजेरियल स्किल मतलब एक मैनेजर को या फिर जो मिडिल लेवल पे आप उनको मैनेजर बोल सकते हो, कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि मैनेजर्स होते हैं मोस्टली मिडिल लेवल पे, तो उनकी क्या क्या स्किल होती है, उनको क्या क्या ज़रूरी है टू बी अ गुड मैनेजर। आप इसमें भी लिख सकते हो गुड मैनेजर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। तो यहाँ पे इस फिगर में देखिए हमने लिख रखा है मैनेजेरियल स्किल फॉर इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। ये स्किल इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहली होती है टेक्निकल, ठीक है। नेक्स्ट होती है ह्यूमन स्किल, कंसेप्चुअल स्किल, डायग्नोस्टिक स्किल एंड एनालिटिकल स्किल। अब हम देखते हैं ह्यूमन स्किल में क्या क्या आता है। ह्यूमन स्किल include the ability to communicate, show empathy, and understand and form an environment free of fear of ridicule and hostility with employees। देखो यहाँ पे क्या करते ह्यूमन स्किल में होता है कि उसको एक ऐसा एक इन्वामेंट बनाना होता है, ऐसा इन्वामेंट जहाँ पे फियर नहीं हो, ठीक है। अगर फियर होगा तो डेफिनेटली दैट पर्सन हु इज़ वर्किंग विथ यू एंड यू आर एन मैन यू आर अ मैनेजर, तो उस सिचुएशन में आप उससे अच्छे से नहीं जान पाओगे उसकी बात को, तो और उसकी बात को इट मीन्स जैसे जो उसके जो इश्यूज़ हैं वो नहीं जान पाओगे, तो आप सिचुएशन में अच्छे से मतलब उससे काम नहीं करवा पाओगे। जो भी सिचुएशन है, जो भी काम करवाना है, तो सबसे बड़ा ह्यूमन स्किल होता है कम्युनिकेट करना। सिंपैथी मतलब होता है कि अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ, ठीक है, मुझे बुरा लगा, बट एम्पैथी क्या होता है कि आप जो फील कर रहे हो मैं वो फील कर रही हूँ। तो यहाँ पे उसको समझना होगा उसकी प्लेस पे एक मैनेजर को, तब जा कर के वो एक मतलब एक रिटिकल फ्री इन्वामेंट बनेगा। उसको एक अच्छा अप्रोच रखना होगा एम्प्लॉयज़ के साथ। इंक्लूड हेल्पिंग सबॉर्डिनेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें क्या होगा, अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है तो उसमें डील करना होता है कि जो कि ऑब्वियसली कि अगर कोई भी एम्प्लॉई है तो वो कोई डिसीज़न लेगा किसी भी काम करने के लिए, तो अब डिसीज़न लेने के लिए कम्युनिकेट करना होगा। इन दैट केस अगर उसके मन में हेजिटेशन हुआ या कोई भी डर हुआ तो वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको अच्छे से कम्युनिकेट करना होगा एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉय से जिससे भी वो काम ले रहे हैं। द ह्यूमन स्किल कैटेगरी ऑल्सो इंक्लूड द एबिलिटी टू गिव टाइमली मीनिंगफुल अप्रेजल व्हेन ड्यू एंड अप्रोप्रिएट करेक्शन व्हेन नीडेड। अब एक ह्यूमन स्किल में ये भी होता है कि आपको टाइम टाइम पे हमेशा प्रेज़ करना होगा, वाह तुमने अच्छा किया, उसके जो भी करेक्टिव एक्शन लिए हैं। अगर आप मतलब कोई अगर इश्यूज़ भी हो रही तो भी उसको बताना है, मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर रखना है। ह्यूमन स्किल्स शो रिस्पेक्ट, कंसर्न, लॉयल्टी, द एबिलिटी टू मोटिवेट अदर एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनके लिए रिस्पेक्ट रखना। कहते हैं ना, इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट देन यू विल गेट। तो एक कंसर्न रखना कि हाँ आई रियली केयर फॉर यू। लॉयल्टी रखना अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम ह्यूमन से डील करते हैं। मैनेजमेंट वाले में जो भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हम ह्यूमन से डील करते हैं। ह्यूमन से डील करने के लिए हमें हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच बनाकर चलना पड़ता है। तो वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, जो छोटे मोटे इश्यूज़ होते रहते हैं, देखो जब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करेंगे ग्रुप में तो ऑब्वियसली है कुछ ना कुछ इश्यूज़ होगा ही होगा। तो उसको सॉल्व करना, कम्युनिकेट करना एम्प्लॉयज़ से, तब वो एक होता है ह्यूमन स्किल होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन स्किल में है बहुत सी चीज़ें। और पर यहाँ पे भी हम थोड़ा टेक्निकल स्किल में आ जाए। टेक्निकल स्किल आर दोज स्किल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क such as those that are responsible for equipment on an assembly line, engineering, manufacturing process, accounting, etc. तो यहाँ पे टेक्निकल में भी देखो आपको ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि वो पर्सन को आप मशीन्स हैंडल करना है। जैसे हमने लोअर लेवल पे देखा था कि उनको टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा, वो परसेंटेज का जो ग्रे लाइन था वो ज़्यादा था उनका, क्योंकि उनको वो नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। और कुछ कुछ इंटरपर्सनल रोल्स हैं मैनेजर के, जिसमें फिगर हेड है, लीडर है, लाइसन मतलब
उसको ये सब रोल्स एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। या फिर एक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए एक मैनेजर के अंदर ये सारी चीज़ें, फिगर हेड हुआ, ह्यूमन स्किल हुआ, टेक्निकल, ये सब होनी चाहिए। इंफॉर्मेशनल रोल, दिस व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर गुड डिसीजन मेकिंग। आप किसी भी सिचुएशन में डिसीजन तब बना सकते हो जब आपको उस चीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, तभी आप डिसीज़न ले पाओगे। नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि बायस्ड होकर के डिसीज़न लोगे तो फिर एम्प्लॉयज़ के बीच में डिससेटिस्फैक्शन आएगा, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल नहीं रह पाएंगे, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, किसी भी मैनेजर से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। द इंफॉर्मेशन रोल इंक्लूड बीइंग मॉनिटर, डाइसेमिनेटर एंड स्पोक पर्सन। स्पोक पर्सन ये सब सारी मैं बता रही हूँ। मॉनिटर की, हाँ, मॉनिटर जैसे कहता होता है कि देखते रहना कि हाँ क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, ये सब पता रखना कि क्या हो रहा है। डाइसेमिनेटर मतलब इन्फॉर्मेशन मतलब बांटना भी, एम्प्लॉयज़ को कुछ पता चले तो ऐसा नहीं कि खुद तक रखना, उसको बताना भी होता है। स्पोक पर्सन मतलब कुछ इश्यूज़ हो रहा है तो हाँ बीच में आकर बोलना, हाँ ये मतलब कुछ भी इशू है तो उस समय बोलना, ठीक है। डिसीजन रोल, within that the manager must be an entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, negotiator। देखो डिसीजन रोल में ये होता है कि मैनेजर को क्या होता है, वो एंटरप्रेन्योर की तरह, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो रिस्क बियरर होता है, डिसीजंस लेता है, थोड़ा इनोवेटिव कंप्लीटली इनोवेटिव होता है। तो और डिस्टर्बेंस हैंडलर होना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो तो उसको हैंडल करने की कैपेसिटी होती है। इसीलिए हमने जो वो फिगर देखा था उसमें क्या था कि वो उसके पास कंसेप्चुअल नॉलेज भी बहुत थी, मेंटली मतलब जो सिचुएशन को समझने की कैपेसिटी मैनेजर में होती है। रिसोर्स एलोकेटर, भाई रिसोर्स एलोकेटर का मतलब मशीन्स कहाँ लगी उसको पता होना चाहिए कि कितने एम्प्लॉयज़ कहाँ काम करेंगे, कितने लोग कितने ग्रुप में काम करेंगे। रिसोर्स तो हुए ना, मैन, मटेरियल, मशीन, वो सब रिसोर्स ही होते हैं हमारे। और नेगोशिएटर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट होता है कंसेप्चुअल स्किल के बारे में देख लेते हैं। कंसेप्चुअल स्किल में होता है नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, फॉर्मुलेटिंग आइडियाज़, वो सब कैपेसिटी होनी चाहिए। मैनेजर इज़ एबल टू सी एन एंटायर कंसेप्ट, एनालाइज, डायग्नोस प्रॉब्लम एंड फाइंड क्रिएटिव सॉल्यूशन। ये होता है कि मैंने पहले भी बताया था कि उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन होगी तो सिचुएशन को देखेगा, मॉनिटर करेगा, फिर उसके बाद जा करके वो डिसीजन लेगा। दिस हेल्प द मैनेजर टू इफेक्टिवली प्रिडिक्ट हर्डल देयर डिपार्टमेंट और बिजनेस एज अ होल में फेस। अब अगर किसी मैनेजर में ये क्वालिटीज़ है, वो इस तरीके से वर्क कर रहा है तो उस डिपार्टमेंट का कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो इजीली शॉर्ट आउट हो जाता है। अब आते हैं एनालिटिकल स्किल में। एनालिटिकल स्किल रेफर टू द एबिलिटी टू कम्प्रीहेंड disparate set of information and draw valuable insight from them to make decision and solve problem। एनालाइट का मतलब क्या होता है? एनालिटिकल का मतलब होता है कि एनालाइज करना, देखना, समझना। देखो एक मैनेजर के पास सारी चीज़ें हो जाती है कि वो देखता है, जब मॉनिटर करता है, समझता है सिचुएशन को, उसको हर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है। अब जब इन्फॉर्मेशन है तो वो एनालाइज करेगा। एनालाइज कैसे करेगा कि उस पर वैल्यूएबल इंसाइट रखेगा, हर चीज़ पे, हर सिचुएशन पे, हर पर्सन पे, तब जा कर के वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है और सही डिसीजन भी ले सकता है। एनालिटिकल स्किल कैन इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल क्वालिटीज़ इंक्लूडिंग लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, डेटा एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर, सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम एफिशिएंटली एंड क्रिएटिवली। तो ये सब सारी चीज़ें जो एनालिटिकल स्किल्स के अंडर आती हैं कि प्रोफेशनल क्वालिटी आपको मैंने एक भी बता दिया कि क्रिटिकली वो थिंक करे, डेटा मतलब पास्ट का डेटा, प्रेजेंट का डेटा, सबको एनालाइज करे, जो भी उसको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पता चली है, फिनेंशियल्स के बारे में पता चली है। फिर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, उसका जो प्रेशर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रेशर में डिसीजन लेना, ठीक है। और कोई भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ रही है उसको बिल्कुल इफ़िशिएंटली हैंडल करना और क्रिएटिवली हैंडल करना। अब आते हैं डायग्नोस्टिक स्किल में। वाइल कंसेप्चुअल स्किल आर यूज टू बेटर अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे बताया गया कंसेप्चुअल स्किल को का मतलब होता है एक प्रॉब्लम को आप बेटर वे में हैंडल कर मतलब समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद डायग्नोस्टिक का मतलब होता है टू फाइंड अ वे
इफेक्टिवली सॉल्व द प्रॉब्लम, एक वे निकालना, एक तरीका बताना जिससे कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। इन दिस वे डायग्नोस्टिक स्किल एंड कंसेप्चुअल स्किल्स आर टू साइड्स ऑफ अ सेम मैनेजरियल कॉइन। कहते हैं ना हेड टेल, तो वो दोनों एक ही जैसे पर अलग अलग फेसेस है दोनों के। These are skills that improve understanding of specific mechanics of any particular situation। कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन होता है उसको मैकेनिकली मीन्स आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजिकली समझना और उसको उस टेक्नोलॉजिकली प्रॉपर मैकेनिज़्म से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। ठीक है, उसमें प्रॉपर कौन सा मैकेनिज़्म लगेगा भाई, कि अगर कहीं ग्रीवेंसेज है, कहीं कोई कन्फ्लिक्ट है, लेबर यूनियन में है, या फिर टॉप और लोअर लेवल का कुछ भी है, तो सिचुएशन आ रहा है बैड सिचुएशन, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना, वो एक मैनेजर का डायग्नोस्टिक स्किल होता है, या आप बोल सकते हो ये मैनेजरल स्किल है। अब कुछ और भी है भाई, मतलब मैनेजरियल और फिगर हेड है, नेगोशिएटर लीडर भी मैनेजर होता है, मॉनिटर देखते रहता है, लाइसन होता है, डाइसेमिनेटर, स्पोक पर्सन, डिस्टर्बेंस हैंडलर, एंटरप्रेन्योर एंड रिसोर्स एलोकेटर। तो ये सब कुछ और 10 अदर मैनेजरियल रोल हैं जो एक मैनेजर्स के अंदर भी आप मतलब एज ए मैनेजर की क्वालिटीज़ भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा आता है बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है हमारा, जो है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पहले भी हमने स्लाइड्स में देखा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं, तो अब हम इनको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, थोड़ा एलोबरेटेड फॉर्म में। पहला होता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द पर्पस ऑफ ascertaining in advance what is supposed to be done and who has to do it. This signifies establishing goal in advance and promoting a way of delivering them effectively and efficiently। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग कोई सीन एक्टिविटी नहीं होती, एक मतलब फ्यूचर तरीके का मतलब एक तरीके का आप कह सकते हो फोरकास्ट कर रहे हो, चीज़ों को आप बता रहे हो कि कैसे वो चीज़ें होंगी, किस वे में होंगी, और मतलब एडवांस में कर रहे हो, गोल सेटिंग एडवांस में कर रहे हो आप, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हमारा काम हो उस चीज़ को आप एडवांस में कर रहे हो। जैसे हम कहीं पिकनिक भी जाते हैं, वी यूज़ टू प्लान, कुछ भी होता तो हम उसके लिए प्लान करते हो, और उसमें प्लानिंग में ही हम सारा चीज़ डिवाइड कर देते किसको कौन करेगा, एडवांस में ही कर देते कि अच्छे से भाई एडवांस में काम हो। लाइक यू कैन से दैट, लाइक यू डिड, आप कुछ काम करना है और उसके लिए पहले आप कुछ होमवर्क जैसा कर लेते हो कि ये चीज़ होगा, लेआउट आप पूरा बना रहे हो कैसे काम करना है, तभी जा कर के हम किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करते हैं। In an establishment, the aim is the obtaining and sale of conventional Indian handloom and workmanship article. They ट्रेड फर्निशिंग रेडीमेड। ये एक बस एक एग्जांपल है कैसे काम हो रहा। ऑर्गेनाइजिंग होता है, अब हमारा प्लानिंग हो गया, अब नेक्स्ट हमारा होता है ऑर्गेनाइजिंग। इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रुपिंग टास्क ड्यूटी ऑथराइजिंग पावर एंड डेजिग्नेटिंग रिसोर्सेज नीडेड टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर सिस्टम। अब जब आपने प्लानिंग कर लिया, ठीक है, तो आप हर किसी की टास्क को ग्रुप टास्क को आप बता दोगे, इस ग्रुप को ये टास्क करना है, इस पर्सन को ये टास्क करना है, साथ में आप ड्यूटीज़ भी बता दोगे, ऑथोरिटी भी बताओगे, आप पावर भी बताओगे। तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को मतलब कोई भी काम करने के लिए वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि पता हो भाई कि इसकी क्या पावर है, इसको क्या काम करना है। अगर पता नहीं होगा, कन्फ्यूज़न होगा, तो वो उस काम को नहीं कर पाएगा इफ़ेक्टिवली। ठीक है, स्टाफिंग इज़ ऑब्टेनिंग द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर राइट जॉब। अब आपने ग्रुप कर दिया, अब ग्रुप में भी आपको देखना होगा कि भाई एक एचआर डिपार्टमेंट है, एक एचआर डिपार्टमेंट में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो आप उनको आप जैसे हर किसी को बताओगे कि एचआरपी के पर्पज़ के लिए आप इम्पॉर्टेंट हो, मतलब इम्पॉर्टेंट नॉट बट उस पोस्ट के लिए कौन कौन सी जो कौन से पर्सन को उस जगह पे प्लेस करना है जो उस काम को अच्छे से कर पाए। ये होता है स्टाफिंग मतलब आपको नॉर्मल नेम से ही लग रहा होगा कि राइट जॉब के लिए जो राइट रिसोर्सेज है उसको प्लेस करना। ठीक, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग। इन्वॉल्व डायरेक्टिंग, लीडिंग, इंकरेजिंग द एम्प्लॉय टू कंप्लीट द टास्क एलोकेटेड टू देम। वट एवर द टास्क is allocated to the employees, like after planning staffing, task is allocated to each and every individual, or in any group a kind of task is given. So
indirecting they direct or encourage the employees to do that task. This entail building an environment that inspire employees to do their best. यहाँ पे एक देखो मोटिवेशन की चीज़ आ जाती है. मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर टू चीफ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग. जब कोई भी पर्सन जो होता है हमारा सही तरीके से अगर काम करवाना है तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए क्या करना होगा कि उसको मोटिवेट करना होगा, लीडरशिप वहाँ पे स्किल दिखानी होगी कि वो काम को सही तरीके से कर पाए, गाइड करना होगा. कंट्रोलिंग हमारा आता है, इसका मतलब ये नहीं तो रोकना. कंट्रोलिंग का मतलब रोकना नहीं होता है. इज मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑफ कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट टुवार्ड द एक्म्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटेंशन. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इंटेंशन जो भी हमने प्लान किया है प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, उसको आप मॉनिटर करने के बाद जब भी कोई चीज़ें बायस्ड हो रही है, मतलब जो प्लान या जो आपने स्ट्रैटेजी बना रखी है उससे नहीं हो करके किधर भी इधर उधर भी हो रहा है, कोई भी इश्यूज़ हो रही है, तो उसको कंट्रोल करना मतलब बताना कि ये काम सही नहीं हो रहा है, तो वो होता है कंट्रोलिंग. इसका रोकना नहीं. द जॉब ऑफ कंट्रोलिंग कंप्राइज ascertaining certain criteria of performance, computing the current performance, comparing this with organized rule, and taking remedies action where any diversion is observed. सेम वही बात है कि कोई भी डाइवर्जन आ रहा है, जो रूल्स बनाए गए हैं, परफॉर्मेंस है, तो उसमें आपको बता देना कि हाँ ये इश्यूज़ हैं और यहाँ पे उसको सही करना है, डाइवर्जेंट आ रहा है, तो ये होता है कंट्रोलिंग. स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, मतलब इस मैनेजमेंट को कहाँ कहाँ हम अप्लाई करते हैं. पहला होता है हमारा डिसीजन मेकिंग. मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन. मैनेजमेंट को में अगर कोई डिसीजन लेना है, जो भी लाइक रिसोर्स एलोकेशंस है वो भी डिसीजन मेकिंग के लिए है, या फिर एम्प्लॉयज़ को कहाँ प्लेस करना है, तो यहाँ पे मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है ये काम कराने. फिनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है, जब आप बात करते हो कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हो, हेल्दी फाइनेंशियल बजटिंग की बात करते हो, कैपिटल की बात करो, तो उस जगह पे फाइनेंशियल एनालिसिस की भी बात कर रहे हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें आएंगी. मार्केटिंग मैनेजमेंट, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू प्रमोट प्रोडक्ट सर्विस, अंडरस्टैंड कस्टमर नीड एंड क्रिएट वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो सर्विस और प्रोडक्ट दोनों अलग चीज़ें होती है. प्रोडक्ट क्या होता है, टेंजिबल होता है, जैसे कि बिस्किट है, सर्फ है, टी है, यू कैन टच देम, बट इन सर्विस वी कैन नॉट टच द सर्विस. सर्विस क्या होती है, पेरिशेबल होती है, मतलब ख़त्म हो जाती है. जैसे आज किसी प्लेन की टिकट नहीं बुक हो पाई तो वो मतलब ख़त्म हो जाती है. बट आप मटेरियल जो होता है, जो आपका प्रोडक्ट होता है, आप उसको स्टोर कर सकते हो, उस पर आपका ओनरशिप होता है, पर सर्विस पे किसी का भी ओनरशिप नहीं होता. अंडरस्टैंड कस्टमर नीड एंड क्रिएट वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. कस्टमर नीड, ठीक है, कस्टमर किंग है अभी क्रिएट में, बिकॉज वी हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शन इन द मार्केट, तो वहाँ पे भी इट विल हेल्प. ऑपरेशन मैनेजमेंट, overseeing the day-to-day operation and process of the organization, optimizing efficiency and quality in production और सर्विस डिलीवरी. यहाँ पे भी मैनेजमेंट को यूज़ करके जो भी ऑपरेशन, एक ऑपरेशन मैनेजमेंट एक सोचो कि एक वो बन गया, स्ट्रीम बन गया है मैनेजमेंट का, ऑपरेशन मैनेजमेंट. तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन. ऑपरेशन मतलब एक्टिविटी करना. किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखो, ऑर्गेनाइजेशन है या प्लांट ले रहे हो, इंडस्ट्री ले रहे हो, कुछ भी आप ले लो, तो वहाँ पे जो काम हो रहा है वो ऑपरेशन के अंदर है. जैसे आप किसी होटल की बात कर रहे हो, तो वहाँ F&B सर्विस, फूड एंड बेवरेज जो डिपार्टमेंट, वहाँ जो एक्टिविटी हो रही वो आपको ऑपरेशन के अंडर में आएगा. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, लॉन्ग रन स्ट्रैटेजीज बनाने में भी होता है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अभी तक मैं ह्यूमन के बारे में बहुत कुछ बता रही थी आपको, तो उनको मैनेज करना, लाइक हायरिंग, ट्रेनिंग देना. अप्रेजल मतलब उनका जो आप कह रहे हैं ना, अप्रेजल मतलब नॉर्मल लैंग्वेज बता रही हूँ कि उनका जो काम है उसको इवेलुएट करना, फिर उसी बेसिस पे ऑब्वियसली ट्रांसफ़र होता है, प्रमोशन होता है, डिमोशन होता है, सैलरी बढ़ती है. एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, ये सब मैनेजमेंट यहाँ पे भी आते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी होता है, डेटा मैनेजमेंट में होता है. फिर इन्वायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
addressing ethical and environmental concern as well as being socially responsible in the organization operation। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का हमारा जो एक्टिविटीज़ है, तो इन्वायरमेंट को भी प्रॉपर, क्योंकि हम देखो चीज़ें इन्वायरमेंट से ही लेते हैं ना, और ह्यूमन बीइंग जो भी है कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हम कहाँ से वो आते हैं, वो भी तो सोसाइटी से आते हैं, तो उनको भी प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, इन्वायरमेंट को भी देखना, एक CSR एक सब्जेक्ट ही है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप समझ रहे हो कि इन सब में भी मैनेजमेंट आता है। जो अब पर ये जो फंडामेंटल जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के ही, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग भी ले सकते हो आप, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब को भी आप स्कोप में भी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो, बट ये सब बेसिकली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ही आएंगे। अब हम देखते हैं डिफरेंट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, मैनेजमेंट से नाम में ही लग रहा है मैनेजमेंट, और एडमिनिस्ट्रेशन से लग रहा है वो सारा काम देखेगा। तो नेचर क्या है, पुट मैनेजमेंट का पुट्स इनटू एक्शन पॉलिसी एंड प्लान लेड डाउन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें क्या होता है, कंसर्न अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजर पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो, जैसे हमारा जो कंट्री है, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस किसको बोलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो लोग क्या होता है पॉलिसी बनाते हैं, और मैनेजर क्या होते हैं जो उनको इम्प्लीमेंट कराते हैं, जो उसके नीचे होते हैं वो करवाते हैं वो सारे काम को। टाइप ऑफ फंक्शन एग्जीक्यूटिव है, एक का डिटर्मिनेटिव है। स्कोप टेकिंग डिसीजन विद इन द फ्रेमवर्क सेट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक मैनेजर को क्या होता है, उसका एक दायरा होता है, उसका एक लिमिट होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स मेजर डिसीजन ऑफ एन एंटरप्राइज एज द होल, वो सारा डिसीजन लेता है, और उसका जो डिसीजन है उसको फॉलो करवाने का काम किसका होता है, मैनेजमेंट का। अब मैनेजमेंट क्या करती है कि जो यहाँ पे जो सेट है, वर्क जो फ्रेमवर्क जो सेट है, उसी के अंदर रह करके उसको काम कराना होता है। अब लेवल ऑफ अथॉरिटी तो मैंने आपको उस फिगर में भी समझाया था कि पहला तो एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल एक्टिविटी होती है, और मैनेजमेंट मिडिल लेवल होता है। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ ऐड करना है तो आप ये लिख सकते हो कि इसमें कंसेप्चुअल पार्ट जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन में जाता होता है, टेक्निकल नहीं होता, बट वही मैनेजमेंट में टेक्निकल थोड़ा ज़्यादा होता है, कंसेप्चुअल भी होता है, और ह्यूमन स्किल भी होता है। नेचर क्या है, ग्रुप ऑफ मैनेजेरियल एंड कंसिस्ट ऑफ ओनर हु। इसमें क्या होता है, ओनर्स होते हैं, मतलब जो मालिक होते हैं, आपने देखा होगा टॉप में जो मैंने बताया था, CEO ये सब होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, मैनेजर्स होते हैं जो काम को करवाते हैं। सो थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।